A very good morning to the students of class 12th. This is our lecture number 21. In our last lecture 20, we have discussed what is delegation. So today we are going to discuss the various elements of delegation. The very first is authority. See, as I have told you in delegation as well, authority means that a right to get the decisions in order to guide the activities of others. यानी कि आपको आपके सुपीरियर से यानी मैनेजर से एक वर्कलोड को, जो आपको वर्क असाइन किया गया है, उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए आपके सुपीरियर्स आपको कुछ अथॉरिटीज़ देते हैं और उसी अथॉरिटी को हम ऑर्डर पावर भी बोलते हैं। यानी कि आपके पास में कुछ ऑर्डर्स लेने के लिए कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं, कुछ पावर्स आपको डिलीवर की जाती हैं जिसके बेसिस पर आप उस काम को परफॉर्म कर सको। सो अथॉरिटी बेसिकली मीन्स पावर्स एंड ऑर्डर्स लेने के लिए आपको कैपेसिटी मिलती है ताकि आप अपने डिसीजंस को प्रॉपरली मेक कर सको। इट डिटरमाइन सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। इसकी वजह से सुपीरियर सबॉर्डिनेट का एक रिलेशनशिप फ्रेम होता है। मैनेजर और सुपरवाइजर के बीच में एक बॉन्ड बनता है, यानी कि मैनेजर आप सुपरवाइजर को हर छोटी बड़ी बातों के लिए पूछेगा और सुपरवाइजर हर बात के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए अपने मैनेजर से कंसल्ट कर सकता है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैनेजर ने उनको वो अथॉरिटी दी कि वो उस काम को कंप्लीट करें और उस काम को कंप्लीट करने के लिए जितने भी उन्हें टास्क आएंगे, जितने भी उनको प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके लिए वो डायरेक्टली किससे मिलेंगे? मैनेजर से मिलेंगे और अपने लेवल पर उस टास्क को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैनेजर ने इनको एक टास्क असाइन किया कि इनको 8 यूनिट पर पर्सन पर वर्कर इन्हें आउटपुट के तौर पे निकलवानी है। किसको टास्क असाइन किया? सुपरवाइजर को टास्क असाइन किया और इसके लिए इनको पावर्स क्या दी गई? इनको अथॉरिटीज़ क्या दी गई? इनको अथॉरिटीज़ ये दी गई कि वो जिसको चाहें, जिस भी एम्प्लॉय को चाहें उसे काम पे रख सकते हैं और जिस भी एम्प्लॉय को चाहें मोटिवेशन के लिए प्रमोट कर सकते हैं, या अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसको रिट्रैच भी कर सकते हैं, उसको कंपनी से निकाला भी जा सकता है। ये सारे डिसीजंस किसके होंगे? सुपरवाइजर के होंगे। यानी कि इसके लिए उनको क्या दे दी गई? पावर्स दे दी गई या अथॉरिटीज़ दे दी गई। लॉ एंड रूल्स रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रेस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ये क्या करते हैं? आपकी अथॉरिटीज़ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्ट का क्या मतलब है? रेस्ट्रिक्ट का मतलब है कि आपके पास एक लिमिट होती है। ये जो लिमिट है ये फिक्स की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में कि किसके पास में कितनी पावर्स होंगी। यानी कि सुपीरियर के पास में आपके सुपरवाइजर जो होंगे उनको मैनेजर से अथॉरिटी मिली है कि वो वर्कर्स को काम से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ वर्कर्स को ही काम से निकाल सकते हैं? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैनेजर ने किसी वर्कर को दोबारा से काम पे रखा है तो उसके भी ऑब्जेक्शन यानी उसके भी डिसीजंस को वो ओवरकम करेगा, नहीं। यानी मैनेजर्स का डिसीजन जो होगा वो अल्टीमेट होगा क्योंकि उनके पास में हायर अथॉरिटीज है इंस्टेड ऑफ सुपरवाइजर्स। ऑल्दो अनदर चांस कि जहाँ पर सुपरवाइजर जो है उनको काम पे रखने या लोगों को काम से निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी मिल चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कल को मैनेजर्स को ही काम से निकाल दें। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए अथॉरिटीज़ के भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ लिमिट्स है और इन्हीं लिमिट्स के बेसिस के ऊपर हम ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग को रन करते हैं। अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स का क्या मतलब है? सी, आपके यहाँ आपके मैनेजर्स हैं या बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं और ये मैनेजर्स क्या करते हैं? सुपरवाइजर्स को अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ ये जो सुपरवाइजर्स हैं इनके पास में जो भी अथॉरिटीज़ आएंगी वो किनके द्वारा दी जाएंगी? मैनेजर्स के द्वारा दी जाएंगी। और इन मैनेजर्स को जो भी अथॉरिटीज़ मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू मिलती है। यानी अथॉरिटी ऊपर से नीचे फ्लो होती है। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल आपको पहले भी समझाया था कि सपोज कीजिए कि आपकी मदर ने आपको 100 रुपीज़ दिए और उसमें से आपको 50 रुपीज़ की शुगर लाने के लिए बोला है, तो आपको जो 100 रुपीज़ मिले हैं ना वो किस वजह से मिले हैं? क्योंकि मदर के पास में थे। जिस किसी के पास में ज़्यादा अथॉरिटीज़ होती हैं वो अपनी अथॉरिटीज़ में से कुछ अथॉरिटीज़ आपको डेलीगेट कर देता है, कुछ अथॉरिटीज़ आपको दे देता है ताकि आप उस काम को सफिशिएंटली पूरे तरीके से कर पाओ जो आपको मिला है। और ये जो पावर्स आपको दी जाती हैं ऊपर से नीचे फ्लो करती हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? जो वर्कलोड आपको या जो ड्यूटीज आपको असाइन की गई है उस असाइंड वर्क को पूरा करने के लिए आपकी क्या बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। और उसी जिम्मेदारी को हमने एक नाम दिया है जिसे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स आफ्टर अथॉरिटी। जब आपको किसी काम को करने के लिए अथॉरिटी दी जाती है तभी आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उस काम को करने की आ जाती है। यानी कि इट इज़ द ऑब्लिगेशन of a subordinate to perform
प्रॉपरली द असाइंड ड्यूटी, ये आपका जिम्मेदारी बनती है, आपका दायित्व बनता है कि आपको जो भी काम दिया गया है, असाइंड ड्यूटी जो आपको की गई, आप उसको ठीक तरीके से परफॉर्म करो। और उसको ठीक तरीके से परफॉर्म कराने के लिए तो आपको अथॉरिटी दी गई है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि आपका परचेज मैनेजर है, आपको एक परचेज मैनेजर की पोस्ट मिली है, तो आपको परचेज मैनेजर की पोस्ट के साथ साथ बहुत सारी अथॉरिटीज़ मिली थी कि आप अपनी मर्जी से सप्लायर चूज़ कर सकते हो, अपनी मर्जी से प्राइसेस चूज़ कर सकते हो, प्राइसेस कोट कर सकते हो, कितनी क्वांटिटी मंगानी है वो सब कोट कर सकते हो। लेकिन इस सब के बावजूद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स होंगी, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो भी सारी कोटेशंस डालेंगे, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनको आप फुलफिल करेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल ही ना करें, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कहाँ हुई। आपको एज अ परचेज मैनेजर इसलिए रखा गया ताकि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो भी क्वेरीज हैं, आप उनको ठीक से सुने और उनको ठीक से कैरी फॉरवर्ड करें। लेकिन अगर आप उन्हें ठीक से कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, इसका मतलब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक से नहीं निभाया। आपको जो अथॉरिटीज़ मिली हुई थी उसी से आपको बेस्ट एफर्ट्स लगा करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है। If the subordinate has the responsibility for a job, he or she must be given necessary authority to carry out that टास्क। यानी कि जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, अगर आपको कोई काम मिला है तो उस काम से रिलेटेड आपको क्या मिली होगी, अथॉरिटी भी मिली होगी। जैसा कि मैंने यहाँ मदर और सन के एग्जाम्पल से समझाया कि अगर आपको 100 रुपीज़ मिले हैं, यानी कि अथॉरिटी मिली है 100 रुपीज़ की, तो उसमें से आप 50 रुपीज़ को ही खर्च करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है आपको अपनी बेस्ट एफिशिएंसी के साथ में 50 रुपीज़ में ही शुगर लेके आनी है। कोशिश करो कि 49 में आए या 48 में आए, तब तो आपने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाया। लेकिन अगर आपने 50 रुपीज़ के इंस्टेड 55 रुपीज़ में चीनी खरीदी, तो यानी कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चूक गए, कहीं ना कहीं आपने कंपनी को लॉस दिया है। क्लियर? अकाउंटेबिलिटी वो वर्ड है जो किसी को डेलीकेट नहीं किया जाता, यानी कि आंसरेबिलिटी। आप सपोज कीजिए आपने कोई गलती की, आपकी गलती के लिए जवाब किससे मांगा जाएगा, आप ही से मांगा जाएगा ना, किसी और से तो नहीं मांगा जाएगा। सपोज करो आप एक कंपनी में एम्प्लॉय हो ए, यहाँ एक एम्प्लॉय है बी, यहाँ एक एम्प्लॉय है सी। आप तीनों को सुपरवाइज करने के लिए एक सुपरवाइजर लगाया गया है यहाँ, और इस सुपरवाइजर ने एनालाइज किया कि ए जो है वो कुछ गलती कर रहा है, तो इस गलती के लिए जिम्मेदार कौन होगा, ए होगा या बी होगा, ए होगा। तो इसी कहते हैं हम अकाउंटेबिलिटी, यानी जिम्मेदारी लेना। जब आपको किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उस काम को करने के लिए आपको पावर्स दी जाती है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभाना होता है। लेकिन कहीं अगर आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से नहीं निभा पाते हो तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन क्वेश्चंस का, उन डाउट्स का आंसर दो आपको। और एक बात ये भी है कि अकाउंटेबिलिटी जो है, यानी आंसरेबिलिटी जो है, वो कभी भी डेलीकेट नहीं की जाती है। जैसा मैंने अथॉरिटी में बोला, अथॉरिटी ऊपर से नीचे मूव करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है कि वो नीचे से ऊपर मूव करती है। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती है कि अगर आपने किसी मैनेजर को काम, सुपरवाइजर को काम दिया है, तो सुपरवाइजर उस काम को करने के बाद अपने मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी का मूवेबल फ्रैक्शन जो है वो नीचे से ऊपर होते हुए भी अल्टीमेट होता है, यानी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कभी भी डेलीकेट नहीं की जाती। अल्टीमेट जो जिम्मेदारी है वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स की ही रहेगी। जैसे आपके घर में अगर आपने कोई गलती की है तो आपकी गलती की सज़ा किसको मिलेगी, क्या भाई को मिलेगी, बहन को मिलेगी? नहीं, आपको और आपके मदर फादर को मिलेगी। वो भी कौन देगा, सोसाइटी के लोग देंगे या बाकी सब लोग देंगे। सेम बेस आपके बिजनेस में अगर किसी तरीके की सफरिंग्स किसी सुपरवाइजर की गलती की वजह से आती है तो उसका खामियाजा किसको उठाना पड़ेगा, बोर्ड मेंबर से उठाना पड़ेगा। किस चीज़ के थ्रू, प्रॉफिट में डिडक्शंस लेकर के, कॉम्पिटिटर में लूज होकर के। ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसको हम कहते हैं, वो कभी भी डेलीकेट नहीं की जाती है। अब आते हैं अकाउंटेबिलिटी पे। आते हैं हमारे आज के लास्ट पॉइंट पे, जो कि है अकाउंटेबिलिटी। सी, जब आप किसी काम को, इट एम्प्लाइज बीइंग अकाउंटेबल फॉर द फाइनल आउटकम, यानी कि जब आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो आपको दी गई थी उसे पूरा किया, तो उसको पूरा करने के बाद आपको रिपोर्टिंग भी तो करनी पड़ेगी। किसको रिपोर्ट करोगे, अपने ऊपर वाले मैनेजर्स को, जिन्होंने आपको वो जिम्मेदारी दी थी, सौंपी थी। उसी को हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी या आंसरेबिलिटी। When a superior assigns a work to a subordinate, he or she is answerable
टू दैट सुपीरियर फॉर हिज आउटकम, और वो अपने आंसर्स, वो अपने जितनी भी क्वेरीज हैं, वो अपने जितने भी आउटकम्स जो उसने निकाले हैं, जो भी उसने सारी एफर्ट्स लगाए हैं, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया है उसको उसे कहाँ देना पड़ेगा, उसी सुपीरियर को जिसने उसे वो जिम्मेदारी दी थी। यानी अगर कंपनी के सीईओ ने परचेज मैनेजर को हायर किया है तो परचेज मैनेजर की अब जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी कंपनी के सीईओ को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या दे, जवाब दे कि मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया या नहीं किया, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या रीजंस रहे, उन रीजंस को, उन आंसर्स को उसे उनको बताना पड़ेगा। ये कहलाता है आपका अकाउंटेबिलिटी। आते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो मैंने इसको 4 पार्ट्स में सेम वेज डिवाइड किया स्टूडेंट्स, बेसिस, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग के बेसिस पे इसके डिफरेंस में। तो अथॉरिटी जो है, इट इज़ अ राइट टू कमांड, यानी कि अब आपको किसी को कमांड या ऑर्डर करने के लिए राइट मिल जाता है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ए असाइन टास्क, यानी कि जो भी आपको काम दिया गया है उस काम को करने के लिए आपकी ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी बन जाती है। आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का दूसरा नाम मैंने बताया आंसरेबिलिटी, आंसरेबल फॉर द आउटकम्स ऑफ असाइंड टास्क, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसके लिए जिम्मेदार आप ही रहोगे, यानी कि इसके लिए आंसरेबल कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजर ही होगा। बात करते हैं ऑरिजिन्स की, तो अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, यानी कि जिस भी पोजीशन पे, जिस भी डेजिग्नेशन पे आप हो, उसी डेजिग्नेशन से आपकी अथॉरिटी आपको मिलती है। यानी कि आपकी कंपनी में जो भी पोजीशन होगी उसी बेसिस से आपकी अथॉरिटीज डिसाइड की जाएंगी, फिर चाहे वो सुपरवाइजर लेवल हो, मैनेजर लेवल हो, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का या मैनेजिंग डायरेक्टर का, जो भी आपकी पोजीशन होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी अथॉरिटीज डिसाइड की जाती है। जितनी ऊपर की पोजीशन, जितना ऊपर आपका ओहदा, जितनी ऊपर की आपकी डेजिग्नेशन, उतनी ही ज़्यादा आपको पावर्स और अथॉरिटी मिलती है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से अराइज होती है, यानी कि जितनी ज़्यादा अथॉरिटी आपके पास होगी उतनी ही ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है, जितनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी आपकी जवाबदेही, यानी जितने सारे काम आप करोगे, जितने कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल आप बनोगे, उतने ही जवाब आपको बाकी सब लोगों को देने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज डेलीगेशन। सी, अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, और वो भी किस फ्लो में, डाउनवर्ड फ्लो में, यानी ऊपर से नीचे में। एमडी आपके मैनेजर्स को डेलीगेट करेगा, मैनेजर अपने सुपरवाइजर को डेलीगेट करेगा, और सुपरवाइजर फिर वर्कर से काम लेगा। इस तरीके से डाउनवर्ड फ्लो में अथॉरिटी मूव करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी कैनॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से डेलीगेट नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने बताया था, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर ने मैनेजर को कुछ काम दिया, मैनेजर ने वही काम सुपरवाइजर को दे दिया, सुपरवाइजर ने वही काम वर्कर से करवाया। अगर वर्कर्स ठीक से काम नहीं करते, वर्कर्स अगर नाकारा निकलते हैं, तो सुपरवाइजर भी नाकारा, सुपरवाइजर को काम देने वाला मैनेजर भी नाकारा, और मैनेजर को काम देने वाला एमडी भी नाकारा। इसका मतलब अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से किस पे आ गई, उसी इंसान के पास जिसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कभी भी डेलीगेट नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है, यानी जिस जिसको जो जो काम दिया गया है वो उस काम को करने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ में मूव करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर यानी सबऑर्डिनेट से सुपीरियर्स की तरफ में मूव करती है। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, अकाउंटेबिलिटी तो कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकती। गलती आप करोगे, जवाब आपके स्कूल में आपके पेरेंट्स को देना पड़ेगा, रिजल्ट आपका खराब आएगा, पेरेंट्स स्कूल वालों को जवाब पूछेंगे, यानी कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकती। इसके बाद है कि अपवर्ड मूवमेंट, सेम बेस, आंसरेबिलिटी भी जो है, अकाउंटेबिलिटी भी जो नीचे से ऊपर ही मूव करती है। अथॉरिटीज आपको दी गई थी, जब पावर आपको मिली है तो आपने इस काम को किया क्यों नहीं, पूछा तो आप ही से जाएगा ना, किससे पूछा जाएगा, सुपरवाइजर को अगर काम मिला है तो सुपरवाइजर से ही पूछा जाएगा आपने काम को किया क्यों नहीं। वो और बात है
प्रॉफिट जो नहीं हुआ कंपनी को, ये प्रॉफिट जो कंपनी नहीं कमा पाई, इस प्रॉफिट के नुकसान को किसे झेलना पड़ेगा? एमडी को झेलना पड़ेगा, मैनेजर को झेलना पड़ेगा और सुपरवाइजर को तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी आंसरेबिलिटी किसकी बनेगी? सुपरवाइजर की। दैट्स इट फॉर द डे स्टूडेंट्स। सो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमने कवर किए हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, जो कि हमारे 3 थे। वन इज़ अथॉरिटी, अनदर वन इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अनदर वन इज़ अकाउंटेबिलिटी, और इनके डिफरेंसेस को भी हमने अच्छे से कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।